हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत टाइफन ट्रेडिंग नाम की एक लोकल ट्रेडिंग कंपनी से होती है जो साउथ कोरिया में काफी ज्यादा मशहूर होती है। और अभी फिलहाल कंपनी के अंदर एक टीवी शो की शूटिंग चल रही होती है और साथ ही हमें कंपनी के अलग अलग एम्प्लॉयज से मिलवाया जाता है, जिसमें कंपनी के फाउंडर कांग जिन यंग भी शामिल होते हैं। और हमारे हीरोइन मिसन भी इसी कंपनी में बुक कीपर का काम करती है। दूसरी तरफ हमें कांग तेपुंग को दिखाया जाता है जो 26 साल का लड़का होता है और लेदर की जैकेट पहने हुए अपने दोस्तों के साथ नाइट क्लब में आया होता है। उसके साथ उसका बेस्ट फ्रेंड नाम हो भी होता है। दोनों अंदर आकर काफी ज्यादा डांस करते हैं। इसके बाद ताएपोंग गलती से क्लब के गलत रूम में चला जाता है। यहाँ पर उसकी मुलाकात यूरिम और पियो युनजुन से हो जाती है। यूरिम तो उसे देखकर गले लगा लेती है, लेकिन युनजुन से उसका 36 का आंकड़ा होता है, यानी ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। इसलिए ताएपोंग तो वहाँ से शांति से निकलने की कोशिश करता है, पर युनजुन उसे झगड़ा करने के मूड में होता है, इसीलिए वो ताएपोंग को वहाँ से जाने नहीं देता। नामो भी ताएपोंग को ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाता है। युनचू तो गुस्से में एक छोटा सा टेबल उठाकर ताएपोंग के सर पर दे मारता है, जिस वजह से उसके सर से खून आने लग जाता है। इसके बाद ताएपोंग भी अपने दोस्त नामो के साथ मिलकर उन लड़कों के साथ झगड़ने लग जाता है, जिस वजह से क्लब के अंदर भी काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। इस वजह से ये सभी लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। इधर हमें मिशन को दिखाया जाता है जो ज्योग्राफी कोर्स में एडमिशन लेने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि वो कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी। सारी सीट फुल होने की वजह से उसे मजबूरी में अर्थ साइंस का कोर्स लेना पड़ता है। इधर पुलिस स्टेशन में नामो और ताएपोंग दोनों की मॉम उन्हें छुड़वाने के लिए आ जाती है, बट नामो की मॉम तो दोनों को आते ही मारना शुरू कर देती है। लेकिन ताएपोंग की मॉम तो बहुत ही ज्यादा नर्म दिल की होती है, वो उन दोनों बेचारों को बचाने लग जाती है। तभी वहाँ पर ट्रेडिंग कंपनी के फाउंडर आ जाते हैं जो कि ताएपोंग के डैड ही होते हैं। लेकिन वो यहाँ पर अपने बेटे को बचाने नहीं बल्कि अपनी वाइफ को ये समझाने आए थे कि उसे उसकी सजा भुगतने दो। लेकिन तभी वहाँ पर ह्यूनचो के डैड भी आ जाते हैं जिनका नाम पाक हो है, और वो सभी लड़कों को छुड़वा लेते हैं। वैसे पाक हो और ताएपोंग के डैड की पुरानी जान पहचान होती है। इसके बाद बाको अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है और नामो की मॉम अपने बेटे को वहाँ से मारते हुए लेकर जा रही होती है। और ताएपोंग के डैड तो उसे ताने देने लग जाते हैं, तुम न एकदम नकारा हो, तुम्हें ना जरा भी तमीज नहीं है, इवन तुम्हें तो मुझे अपना बेटा कहने में भी शर्म आती है। ये सुनकर ताएपोंग को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो दिखाता नहीं है। तो बेशर्मों की तरह अपने डैड से पैसे मांगने लग जाता है। उसके डैड भी उसे एक थप्पड़ मार देते हैं, जिसके बाद वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ग्रीन हाउस आकर वो अपने पौधों से बातें करने लग जाता है और उन्हें बताता है आज मेरे डैड ने ना पहली बार मुझे मारा है। उसके बाद रात भर वो उन पौधों की देखभाल करते हुए के पॉप म्यूजिक पर डांस करने लग जाता है। उसके बाद वो नेक्स्ट मॉर्निंग एक फूलों का बुके बनाता है। स्टेशन आकर घर जाने के लिए ट्रेन के आने का इंतजार कर रहा होता है। स्टेशन पर मिशन भी खड़ी होती है। ताएपोंग रात भर सोया नहीं था, इसलिए उसे झपकी आने लग जाती है। गलती से वो मिशन के ऊपर ही गिर जाता है। वो बेचारी तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। ताएपोंग उससे माफी मांगता है। ट्रेन भी वहाँ पर आ जाती है, जिसके बाद दोनों उसमें चढ़ जाते हैं। लेकिन सारी सीट्स फुल होती है, जिस वजह से दोनों को खड़े रहना पड़ता है। देर बाद जैसे ही उसे बैठने के लिए सीट मिलती है तो वो एक बुड्ढी को देखकर उन्हें वो सीट दे देता है और मिशन के बगल में आकर खड़ा हो जाता है। उसे झपकियाँ लेते हुए देखकर मिशन को तो हंसी आने लग जाती है। तभी ताएपोंग की नजर उस पर जाती है और वो बस उसे देखने लग जाता है, जिससे वो बेचारी तो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती है। तभी स्टेशन आता है और ताएपोंग जल्दी से भागकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसका एक फूल वहीं पर छूट जाता है। मिशन उसे उठा लेती है। एक्चुअली में ताएपोंग वो बुके अपनी मोम के लिए लेकर आया होता है। घर आते ही वो सो जाता है। उसे सोता हुआ देखकर उसके डैड थोड़ा स्माइल करते हैं और प्यार से उसके ऊपर कंबल उड़ा देते हैं। एक्चुअली में उन्होंने ताएपोंग को मारा तो था, पर अब उन्हें इस बात का पछतावा था। थोड़ी देर बाद उनकी अपनी वाइफ से इस बात पर बहस हो जाती है कि ताएपोंग को अब कोई काम ढूंढना चाहिए। उसके बाद वो अपने काम पर निकल जाते हैं। नामो ताएपोंग को कॉल कर तुरंत मिलने के लिए बुलाता है। जैसे ही वो उसकी बताई हुई जगह पर पहुंचता है तो पता चलता है कि वो तो उसे अपने साथ रियलिटी शो ज्वाइन करवाना चाहता था, जो सिंगल्स के लिए था। ताएपोंग ये सुनकर मना कर देता है। नामो से खींचकर उस शो में ले जाता है। यहाँ पर ताएपोंग अपने दोस्त युनसियांग की जगह पर शामिल हो जाता है। शो में 4 लड़कियाँ और कुछ सिंगल लड़के होते हैं।
4 लड़कियों में से एक मीहो होती है जो कि मिशन की छोटी बहन होती है और वो एयर होस्टेस बनने की तैयारी कर रही होती है। ताइपोंग और नामो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं, जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ताइफून और ह्यूंजू का रास्ते में फिर से आमना सामना हो जाता है। में ह्यूंजुन यूरिन को घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है। ताइफून को देखकर यूरिन फिर से उसके पीछे पड़ जाती है। में वो उसे डेट करना चाहती थी, लेकिन ताइफून उसे बस अपनी एक अच्छी दोस्त मानता था, वो उसमें जरा भी इंटरेस्टेड नहीं था। ह्यूंजुन को तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि यूरिन उसे छोड़कर ताइफून के पीछे भाग रही है। वो जबरदस्ती उसकी इंसल्ट कर उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है। फुन ये देखकर उसे बचा लेता है, जिसके बाद ह्यूंजुन गुस्से में उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है। के बाद यूरिन भी खुद घर चली जाती है और ताइफून अपने दोस्तों के पास आ जाता है। बातों के दौरान पता चलता है कि उसका दोस्त युनसुंग गायब है क्योंकि उसकी फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है। ये खबर सुनने के बाद वो जल्दी से अपने दोस्त युनसुंग के घर पर आ जाता है, लेकिन घर बंद होता है और वहाँ पर काफी सारे अनपेड बिल्स के लेटर भी होते हैं। ताइफून समझ जाता है जो क्रेडिटर है वो युनसुंग की फैमिली के पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए वो लोग यहाँ से चले गए हैं। तभी ताइफून युनसुंग को वहाँ पर आते हुए देख लेता है। युनसुंग तो उसे देखकर वहाँ से भागने लग जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये कोई क्रेडिटर है। चिल्लाता, अरे रुक जा भाई, मैं तेरा दोस्त ताइफून हूँ। जाकर वो रुकता है और उसे बोलता है, अगर तू मेरे साथ दिख गया ना तो तू भी मुसीबत में पड़ जाएगा। मैं बस आखिरी बार अपने घर को देखने के लिए आया था, प्लीज तू मुझे जाने दे। ताइफून बोलता है, क्या तू बस मुझसे यही कहना चाहता है? वो बोलता है, कभी ना लोगों पर विश्वास मत करना, आज उसी वजह से मेरी फैमिली इस हालत में है। उनको उसकी बात समझ नहीं आती, पर वो उसे रोककर अपने सारे पैसे और घड़ी दे देता है ताकि वो वहाँ से भाग सके। यूनसुंग भी उसे थैंक्स बोलकर वहाँ से चले जाता है। वापस आते टाइम ताइफून अपने डैड को रेस्टोरेंट में अकेले खाना खाते हुए देख लेता है, लेकिन उनके पास जाने से पहले ही रुक जाता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे ग्रीन हाउस में ताइफून और नामो अपने उगाए हुए फूलों के बारे में बात कर रहे होते हैं। एक्चुअली में ये नए किस्म के गुलाब है जो ताइफून ने तैयार किए होते हैं। ऐसा गुलाब जो सस्ता है और कोरिया में भी उगाया जा सकता है। बोलता है, मैं ये प्रोजेक्ट न जल्द ही अपने डैड को दिखाना चाहता हूँ। इधर मिस्टर जिन योंग अपने स्टाफ को बता रहे होते हैं, कंपनी में न एक बड़ी दिक्कत हो गई है। गिसिंग केमिकल नाम की कंपनी का चेक बाउंस हो गया है और कंपनी ने अपना सारा पैसा इटालियन डील में लगा दिया था, इसलिए इस बार आप लोगों को सैलरी नहीं दी जा सकती है। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, लेकिन जिनयोंग की हालत देखकर कुछ भी नहीं बोल पाते। बाद मिस्टर जिनयोंग जैसे ही अपने ऑफिस में आते हैं तो स्ट्रेस की वजह से गिरकर बेहोश हो जाते हैं। फिर उन्हें हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है। जैसे ही ये बात ताइपोंग को पता चलती है तो वो भागते हुए हॉस्पिटल में आता है, पर जल्दबाजी में मिशन से टकराकर गिर जाता है। मिशन उसे पहचान लेती है, पर वो सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है और आकर अपनी मोम को संभालता है जो अपने पति की हालत की वजह से रो रही होती है। इसके बाद दोनों जिनयोंग के पास बैठे होते हैं और जब रात को मॉम ताइफून के डैड के पास ही सो जाती है तो ताइफून उन पे कंबल उड़ाकर अपने डैड के शूज साफ करने लग जाता है। ऐसा वो बचपन से ही करता हुआ आ रहा था, चाहे इन दोनों के बीच में कितनी भी नाराजगी क्यों ना हो। अगले दिन मिशन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए जाती है। तरफ हॉस्पिटल में डॉक्टर ताइपोंग को बताते हैं कि उसके डैड अब ठीक है, बस उनकी कंडीशन को थोड़ा मॉनिटर करने की जरूरत है ताकि उनकी हालत अचानक से बिगड़ न जाए। डॉक्टर के जाने के बाद ताइपोंग को अपने पेजर पर एक मैसेज मिलता है। एक्चुअली में ह्यूंजुन ने एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी होती है और इस बार उसने युनसुंग को भी अपने साथ खींच लिया है। ये मैसेज देखकर वो नर्स को अपना नंबर देते हुए बोलता है, अगर मेरे डैड को कुछ भी हुआ तो प्लीज मुझे जल्दी से कॉल कर बता देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। जिसके बाद वो वहाँ पर पहुँचने के लिए निकल जाता है। पीछे से मिशन आ जाती है जिनयोंग से मिलने। एक्चुअली में वो उनकी तबीयत देखने के लिए आई होती है। जिनयोंग उन्हें ताइपोंग के बारे में कुछ बोलता है। यहाँ पर ताइपोंग क्लब पहुँच जाता है तो पता चलता है युनसुंग किसी मुसीबत में नहीं है। एक्चुअली में वो तो वहाँ पर होता ही नहीं है। एक्चुअली में ये सारा मजाक ह्यूंजुन ने किया होता है। यूरिन ने भी उसका साथ दिया था। ये देखकर ताइपोंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। ह्यूंजुन उसके मुंह पर हंसते हुए बोलता है, तुझे पता है तेरे बाप की कंपनी डूब गई है। इसी वजह से ह्यूंजुन अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर सेलिब्रेट कर रहा होता है। ये सब देखकर ताइपोंग को गुस्सा आ जाता है। तभी नामो वहाँ आकर उस पर चिल्लाने लग जाता है, क्या तूने अपना पेजर नहीं देगा, जल्दी से हॉस्पिटल चल, तेरे डैड। ये सुनकर वो घबरा जाता है और जैसे ही न्यूज में साउथ कोरिया की फाइनेंशियल क्राइसिस की खबर फैलती है
तो वहीं पर ताइपोंग हॉस्पिटल जाने के लिए भाग रहा होता है। वहाँ पर जाकर उसे पता चलता है कि उसके डैड तो इस दुनिया में ही नहीं रहे। मोम रोते हुए बोलती है, जब तुम्हारे डैड आखिरी सांसें ले रहे थे तो तुम वहाँ पर क्यों नहीं थे, कहाँ गए थे तुम? ताइफून तो उन्हें कुछ नहीं बोलता। वो अपने डैड की बॉडी को फ्यूनरल हॉल की तरफ जाते हुए देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में सभी लोग मिस्टर जिन युआंग की मौत का गम बना रहे होते हैं। ताइफोंग भी बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि छोटा ताइफोंग अपने डैड के साथ होता है। उसके डैड पेड़ से गिरते हुए फूलों की पंखड़ियों की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं, देखो ताइफोंग, ये गिरती हुई पंखड़ियां ना कितनी ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि ये फल देने की कोशिश कर रही हैं। सेट में ताइफोंग और उसकी मॉम फ्यूनरल पर होते हैं, लेकिन वो अपने डैड की मौत के बाद बस यही याद कर रहा होता है कि उसने अपने डैड के साथ बैठकर लास्ट टाइम कब खाना खाया था, कब बैठकर अच्छे से बात की थी, लेकिन उसे वो दिन याद ही नहीं आ रहे होते। कि बड़े होने के बाद उसने अपने डैड के साथ कभी वक्त गुजारा ही नहीं था। वहीं कंपनी के एम्प्लॉयज को दिखाते हैं जो बाहर खाना सर्व कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कंपनी का सीईओ मिस्टर चोई आ जाता है। ये आदमी अचानक से अंदर आकर फ्यूनरल का सारा पैसा लेकर जाने लगते हैं। ताइफूंग का दोस्त और सारे एम्प्लॉयज मिलकर उन दोनों को रोकने लग जाते हैं। ये शोर सुनकर ताइफूंग भी बाहर आ जाता है। मिस्टर चोई उसे बोलता है, तेरे डैड ने ना मुझसे पैसे लिए थे, अब वो मर चुके हैं, इसलिए मुझे मेरे पैसे कौन देगा? इसलिए तो मैं ये फ्यूनरल का पैसा लेकर जा रहा हूँ, नहीं तो तुम मुझे मेरे पैसे वापस करो। ये सुनकर ताइफूंग सबको बोलता है, इन्हें इनके पैसे ले जाने दो। शायद इनको पैसों की ना इतनी जरूरत है कि इनके पास अपने बिजनेस पार्टनर को गुड बाय कहने का वक्त तक नहीं है। तो चोई उस पैसे को लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी मिशन तुरंत बीच में आ जाती है और बोलती है, मैं ताइफून ट्रेडिंग कंपनी की ना बुक कीपर हूँ और जो कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया था ना, उस हिसाब से पैसे लेने का टाइम अभी नहीं है। पेमेंट की डेट कुछ दिन की बाद की है। साथ ही वो सबूत भी दिखा देती है। इस तरह से वो पैसे को बचा लेती है। तभी वहाँ पर पाको भी आ जाता है मिसेस जिन योंग को श्रद्धांजलि देने के लिए। ट्रैक में दिखाते हैं पाको भी हॉस्पिटल में जिन योंग से मिलने के लिए आया था, पर वो बेहोश थे। उस टाइम तक पाको उन्हें उठाकर पूछने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि बताओ कि वो चीज कहाँ पर है, लेकिन वो तो होश में ही नहीं आते। की बात पूरे देश में फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नावो की मोम जो बैंक में काम करती थी, उन्हें भी जॉब से बेवजह निकाल दिया जाता है। दूसरी तरफ मिशन की बहन का इंटरव्यू भी कैंसिल हो जाता है। इस वजह से वो काफी ज्यादा दुखी होती है और पार्ट टाइम जॉब ढूंढने के लिए निकल जाती है। इधर नामो ताइफून से पूछ रहा होता है, तुम अपने डैड के फ्यूनरल पर रोए क्यों नहीं? अगर तुम नहीं रोगे ना तो बीमार पड़ जाओगे। वो बोलता है, आंसू निकल ही नहीं रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं दुखी हूँ या फिर गुस्से में हूँ। मुझे ऑफिस में क्या पहन कर जाना चाहिए? वो बोलता है, मुझे क्या मालूम, मैं कभी ऑफिस थोड़ी गया हूँ। ताइफून को जो भी समझ आता है वो पहनकर वो अपने डैड की कंपनी में आ जाता है और अपने डैड के ऑफिस में जाकर उनकी चीजों को देखने लग जाता है। मिस्टर चोई फिर से वहाँ पर आ जाते हैं और सारा सामान इधर उधर फेंक कर अपने पैसे मांगने लग जाते हैं। ताइफून उनके पास आता है और बोलता है, मैं तुम्हें ना तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। लेकिन मिस्टर चोई ऑफिस में घुसकर उस ऑफिस का लीज कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है। ताइफून उन्हें रोकता है, ये ना मेरे डैड का है। मिस्टर चोई बोलते हैं, डील ना दोनों तरफ से होती है, पैसे दो और ये ले जाओ ना। बोलकर वो ऑफिस का लीज कॉन्ट्रैक्ट वहाँ से लेकर चला जाता है। इसके बाद ताइफून पेपर पर ज्वाइंट सिक्योरिटी साइन कर देता है। मैं भी कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, इसलिए लीगली साइन कर सकता हूँ। उसके बाद वो अपने डैड का सामान लेकर जैसे ही घर पर पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी तो कट हो चुकी है। फोन्स भी लगातार बजे जा रहे होते हैं। ताइफून जैसे ही फोन उठाता है तो सामने से लोग गालियां बकने लग जाते हैं, क्योंकि ये सारे लोग वही होते हैं जिनसे उसके डैड ने पैसे लिए होते हैं। जल्दी से उसे फोन रखने के लिए बोलती है, इन सब पर ना तुम ध्यान मत दो। देन दोनों माँ बेटे मिलकर सब कुछ भुलाकर क्रिसमस सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। उसी तरफ मिशन के घर में उसकी छोटी बहन मियो उस पर नाराज हो जाती है जब उसे पता चलता है कि मिशन ने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम छोड़ दिया था, क्योंकि अब वो फीस नहीं भर सकती थी। दूसरी तरफ ताइपोंग रात में कंपनी में आ जाता है और अपने डैड को याद करते हुए उनकी फोटो देखने लग जाता है। तभी उसे उस पिक्चर की फ्रेम में से एक छुपी हुई चाबी मिलती है और वो उस चाबी को लेकर हर जगह ट्राई करने लग जाता है तो ये चाबी आखिर किस सेफ की है। तभी वहाँ पर पड़े एक कपबोर्ड में वो चाबी लग जाती है और उसे अंदर एक लॉकर पड़ा हुआ मिलता है, पर वो पासवर्ड के बिना नहीं खुल सकता था। इसलिए अगले दिन वो ऑफिस में बैठकर दूसरों को काम करता हुआ देखकर खुद उस सेफ का पासवर्ड सोचने लग जाता है। इनके दौरान वो अपने एम्प्लॉय से भी पूछता है क्या उसके डैड का कोई खास नंबर था। इन सबको लग रहा होता है कि वो टाइम पास कर रहा है, इसलिए बिना रिस्पॉन्स दिए ही वहाँ से चले जाते हैं।
के बाद जब सभी लोग लंच के लिए चले जाते हैं तो मिशन अकेले में आकर उससे पूछती है, तुम वो सवाल क्यों पूछ रहे थे? वो बहाना बना देता है ट्रेनिंग पर्पस से। मिशन बोलती है, सर का फेवरेट नंबर शायद 2072 हो सकता है, क्योंकि सर चाहते थे कि कंपनी 100 साल तक चले और ये कंपनी 1972 में शुरू हुई थी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद टाइफून फिर से रात में कंपनी में आता है और लोकर को अपने करता है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहती है। उसका बताया हुआ नंबर ट्राई करता है और सच में लोकर खुल भी जाता है। लोकर के अंदर उसे कई सेविंग अकाउंट्स की बुकलेट्स मिलती है एम्प्लॉयज के लिए और एक उसे अपने नाम की भी। उसे देखकर वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है। एक दिन जब टाइफून कंपनी में नहीं आता तो सभी लोग सोचने लग जाते हैं, लगता है उसका काम करने का बुखार ना उतर गया है। लंच के टाइम टाइफून भागते हुए कंपनी में आ जाता है। मिशन को सबके सामने बोलता है, चलो साथ में लंच करने के लिए चलते हैं। सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लंच के दौरान वो उसे बोलता है, प्लीज मेरी मदद करो, तुम ही हो जो मेरी बस मदद कर सकती हो। मुझे अपना काम सीखना है। मुझे अब जाकर समझ में आया कि मेरे डैड के लिए कंपनी कितनी ज्यादा जरूरी थी, इसीलिए मैं इसे ठीक से चलाना चाहता हूँ। तुम मुझे सिखाओगी? तो वो भी मान जाती है। के बाद मिशन उसे उसके डैड के आखिरी शब्द बताती है। उन्होंने कहा था कि टाइफून अच्छा करेगा, उससे बोलना कि मुझे न उस पर प्राउड है। अभी उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं। टाइफून बोलती है, शुक्रिया मुझे ये बात बताने के लिए। बाद वो अपने नाम की जैसे ही बुकलेट खोलता है तो उसके अंदर उसे अपने डैड का लिखा हुआ एक नोट मिलता है। उन्हें लिखा होता है, टाइफून तुम ना मेरी सबसे प्यारी चीज हो, मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। ये पढ़कर उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो अपने डैड को मिस करते हुए बहुत ही ज्यादा रोने लग जाता है। वो खुद को संभालते हुए और फॉर्मल कपड़े पहनते हुए एक नए जोश के साथ कंपनी में आता है। इसके बाद सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं, इसे क्या हो गया है। इसके बाद टाइफून मैनेजर और मिशन के साथ इटली से आए हुए लग्जरी कपड़ों का शिपमेंट लेने डॉक्स की ओर जाता है। डॉक्स पहुंचकर मैनेजर माल वगैरह चेक करने लग जाता है। फिर के बाद वो लोग माल लेकर डेबिंग टेक्सटाइल के लिए निकल जाते हैं, पर मैनेजर ने तो मिशन और टाइफून को पीछे ही छोड़ दिया था। मिशन को रास्ता और एड्रेस अच्छे से याद था, इसलिए वो दोनों डेबिंग टेक्सटाइल पहले ही पहुंच जाते हैं और मैनेजर और माल के आने का इंतजार करने लग जाते हैं। पर ऑफिस में इंतजार करते वक्त टाइफून कुछ चीजों को नोटिस करता है। उसे अजीब लगने लग जाता है, इसलिए वो धीरे से मिशन के कान में बोलता है, कंपनी 30 साल पुरानी है, लेकिन ऑफिस इतना खाली क्यों है और ठंडा भी है, जैसे ये लोग सिर्फ काम करने का नाटक कर रहे हो। और हीटिंग भी बंद है, फैक्स काम नहीं कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। टाइफून को शक होता है कि कंपनी की हालत खराब है और वो शायद पेमेंट नहीं करेंगे, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से भागता है और सड़क के बीचों बीच जाकर खड़ा हो जाता है ट्रक को रोकने के लिए। इसके बाद जैसे ही ट्रक रुकता है तो वो चिल्लाकर बोलने लग जाता है, हम ये माल डेबिंग टेक्सटाइल को डिलीवर नहीं कर सकते हैं। तभी मैनेजर भी वहाँ पर आ जाता है। ये क्या पागलपंती है। टाइफून उसे समझाने की कोशिश करता है, हमें वहाँ से पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं इन टैक्स को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। लेकिन मैनेजर उसकी बात नहीं सुनता, क्योंकि उसे लगता है टाइफून को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है बिजनेस का। जिसके बाद टाइफून जमीन पर लेट जाता है ताकि ट्रक वहाँ से आगे ही ना बढ़ पाए। मैनेजर को भी उसकी हरकतें देखकर गुस्सा आ रहा होता है, तो वो ड्राइवर से बोलता है, तुम ट्रक को आगे बढ़ाओ। इसलिए अब ड्राइवर भी मैनेजर की बात मानकर ट्रक को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा होता है और टाइफून अपनी आंखें बंद कर लेता है। पर तभी स्नोफॉल होने लग जाता है। टाइफून आसमान की ओर देखकर अपने डैड को याद करने लग जाता है। मिशन भी बहाना बनाकर उस फैक्ट्री से बाहर आ जाती है। उसी टाइम काफी बड़ा सा ग्रुप प्रोटेस्ट का वहाँ पर पहुँच जाता है और सब लोग मिलकर उस टेक्सटाइल पर ढाबा बोल देते हैं। बाद में मिशन जब वहाँ पर गिरे हुए पैम्पलेट्स उठाती है तब उसे समझ जाता है कि टाइफून सही कह रहा था, क्योंकि उसे उस पैम्पलेट से पता चल जाता है कि ये फैक्ट्री अब बैंकक्रप्ट हो चुकी है। मिशन भागते हुए टाइफून के पास आती है और उसे पैम्पलेट दिखाते हुए बोलती है, तुम सही थे। मैनेजर भी फाइनली ये सबूत देखकर मान जाता है। बाद ये लोग सारा सामान लेकर वापस आ जाते हैं। टाइफून ट्रक के ड्राइवर के साथ बैठा होता है। ड्राइवर उससे पूछता है, क्या कंपनी तुम्हारी जिंदगी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो तुम मरने के लिए वहाँ लेट गए थे? टाइफून बोलता है, वो कंपनी मेरे डैड की 26 साल की मेहनत है। ये बात कहीं ना कहीं ड्राइवर के दिल को छू जाती है। दूसरी तरफ ऑफिस में बाकी एम्प्लॉयज को दिखाते हैं जो हर जगह कॉल कर सबसे पूछ रही होती हैं क्या वो उन्हें 2-4 दिनों के लिए एक खाली वेयर हाउस दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपना इटली से मंगाया हुआ माल रखना होता है। लेकिन उन्हें कहीं से भी एक भी वेयर हाउस नहीं मिलता।
इसलिए जो ट्रक ड्राइवर होते हैं वो अपने डेक पर आकर अपने ट्रक्स को खाली करने लग जाते हैं। ताइफोंग उनसे रिक्वेस्ट करता है, प्लीज मॉर्निंग तक तुम इस सामान को अपने ट्रक में ही रखो, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। वो लोग सारा माल वहीं पर फेंकने लग जाते हैं। ड्राइवर ताइफोंग को समझाता है, देखो तुम्हारी सिचुएशन ना काफी टफ है, लेकिन ये लोग बिना बड़ी मुश्किलों से कमा रहे हैं, इसलिए हमें टैक्स को खाली करना ही पड़ेगा। और ड्राइवर ताइफोंग को एक खाली आउटडोर पार्किंग के बारे में बता देता है जो कि हमेशा खाली रहता है। जिसके बाद ताइफोंग सारा माल उधर रखने का सोचता है जब तक उन्हें वेयर हाउस ना मिल जाए। ड्राइवर और नामो वहाँ से चले जाते हैं। ताइफोंग बेचारा पूरी रात हन में वहीं पे रहकर पहरा दे रहा होता है ताकि कोई भी उस लग्जरी कपड़े को चुरा ना ले। लेकिन इस चक्कर में सुबह तक वो इतना ज्यादा जम जाता है कि बेचारे से कुछ बोला भी नहीं जा रहा होता है। तभी वहाँ पर मैनेजर कंपनी के एक और एम्प्लॉय के साथ आ जाता है और बताता है उन्हें जगह मिल गई है और वो दोनों वहाँ से ताइफोंग को उठाकर ले जाते हैं। सीन में ताइफोंग पाको के सामने बैठा होता है। एक्चुअली में उन्हें वेयर हाउस देने वाला वही होता है। वो बोलता है, मुसीबत में अगर हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। साथ ही उसे एक सीख भी देता है, बिना गिरे ना तुम कभी बिजनेस सीख ही नहीं सकते हो। ये बात ताइफोंग जैसे ही उस वेयर हाउस को देखता है तो वो काफी ज्यादा पुराना होता है। एक्चुअली में वहाँ पर बहुत सारे होल होते हैं। जिसके बाद वो वहाँ के मैनेजर से लड़ने लग जाता है। जिसके बाद वो के मैनेजर से शिकायतें करने लग जाता है, तुमने हमें ये कैसा वेयर हाउस दिया है। तो उसे भी गुस्सा आ जाता, अगर इतनी ही ज्यादा शिकायत हो रही है ना तो कहीं और चले जाओ। लेकिन मैनेजर जैसे तैसे कर ताइफोंग को चुप करवाता है और पाको के मैनेजर को थैंक्स बोलता है और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है, वो भी बिना पढ़े। पाको का मैनेजर उन्हें बोलता, अगर आप लोग बाद में पेमेंट करें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी वापस आने पर सभी लोग मिशन से अपना काम करवाते वक्त कभी कॉफी मांगते हैं तो कभी चाय मांगते हैं। मिशन भी बिना बुरा माने उनका काम करती है, जबकि उसकी जॉब बुक कीपर की है। ये सारी चीजें ताइफोंग भी नोटिस कर लेता है। रात में ताइफोंग और मिशन के अलावा सभी लोग ऑफिस से चले जाते हैं और मिशन को तो काम करने के चक्कर में याद ही नहीं रहता कि उसकी लास्ट ट्रेन छूट गई है। जिसके बाद ताइफोंग उसे खुद घर छोड़ने के लिए जाता है। मिशन उसे बताती है, मेरा सपना ना ऑफिस में काम करना है, असिस्टेंट की तरह नहीं बल्कि ट्रेडर बनना चाहती हूँ। इसके बाद वो अपने घर चली जाती है। ताइफोंग उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है। इधर मिशन की बहन की जॉब एक डिपार्टमेंट स्टोर में लग गई होती है। दूसरी तरफ नामो की मोम के साथ साथ बाकी सारे एम्प्लॉयज भी बेरोजगार हो जाते हैं, क्योंकि अब बैंक ही बंद हो जाता है जहाँ पर वो लोग काम करते थे। नामो की मोम तो रोने लग जाती है क्योंकि उन्होंने यहाँ 32 साल दिए थे और 3 साल के बाद वो अपना रिटायरमेंट एंजॉय करने वाली थी, पर अब तो ऐसा होने से रहा। नामो उन्हें कंफर्ट कर रहा होता है। इधर यहाँ पर ये सब लोग इटली से आए कपड़े को बेचने के लिए जब कोई बायर नहीं ढूंढ पाते तो मिशन एक स्मार्ट आइडिया देती है, हम ये सारे कपड़े ना इटली वालों को ही वापस भेज देते हैं। अगर 30% फीस भी देनी पड़ी तो वो उनकी वैल्यू गिरने की वजह से हमें फायदा ही होगा। इसलिए अब सब मिलकर इटली वालों को फैक्स भेजते हैं, उन्हें अपनी प्रॉब्लम समझाते हैं। जिसके बाद रात दिन ताइफोंग की आंखें बस पर ही होती है कि इटली वाले क्या जवाब भेजेंगे, जिस वजह से उसकी रात की नींद और दिन का चैन दोनों ही हराम हो जाता है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ताइफोंग को तो वहीं पर बैठे बैठे नींद आ जाती है। ये देखकर मिशन उसे कंबल से कवर कर देती है, लेकिन वो तो उसका हाथ पकड़कर ही सो जाता है। तभी फाइनली इटली कंपनी का फैक्स आ जाता है, इस वजह से ताइफोंग की नींद टूट जाती है। वो दोनों जल्दी से फैक्स देखते हैं और अगले दिन सभी को बताते हैं, इटली वालों ने हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन एक शर्त है, क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। जिसके बाद सभी लोग मिलकर इस बात की खुशी बनाते हैं कि इटली वाले उनका माल वापस लेने के लिए मान गए हैं। यहाँ पर नामो की मोम चली गई थी, इसलिए अब वो एक पब ओपन करने का डिसाइड करती है। इसमें बहुत ही ज्यादा तेज बारिश और तूफान आ जाता है, जिस वजह से ताइफोंग की नींद खुल जाती है। तो वो भागता हुआ वेयर हाउस आ जाता है अपने सामान को भीगने से बचाने के लिए। उसी वक्त मिशन भी वहाँ पर आ जाती है। दोनों मिलकर वेयर हाउस के अंदर जाते हैं तो देखते हैं छत से पानी टपक रहा है, तो वो कपड़ों को प्लास्टिक शीट से ढकने लग जाते हैं। इसके बाद ताइफोंग खिड़कियों पर भी प्लास्टिक शीट लगाने के लिए जाता है, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। मिशन उसे गिरने से बचाती है, पर ताइफोंग उसके ऊपर ही गिर जाता है
जिसके बाद दोनों ही प्लास्टिक शीट में रैप हो जाते हैं। तभी कंपनी के बाकी एम्प्लॉयज भी वहाँ पर आ जाते हैं और उन दोनों को छुड़वाते हैं। ताइपोंग पूछता है, आप सब यहाँ कैसे? तो वो सब बताते हैं, हमारा भी फर्ज है कि हम इस माल को बचाएं, क्योंकि हमारी सैलरी तभी मिल सकेगी ना जब ये माल सही सलामत इटली पहुंच जाएगा। तभी पीछे से मैनेजर गुस्से में आकर बोलता है, मेरा मन कर रहा है कि मैं उस पाको पर केस कर दूं। साले ने हमें ऐसा वेयर हाउस पकड़ा दिया है। इसके बाद सभी लोग मिलकर पूरी रात मेहनत करते हैं उस माल को बचाने के लिए। सुबह वो लोग थक हार कर बाहर बैठे हुए होते हैं। तभी उन्हें भूख लग जाती है, जिसके बाद वो सभी लोग खाने पीने के लिए चले जाते हैं। तभी एक लेडी एम्प्लॉय उन्हें याद दिलाती है, आज तो ताइपोंग का बर्थडे है। ताइपोंग उससे पूछता है, आपको कैसे पता? तो वो लेडी बताती है, कल हमारी कंपनी का फाउंडिंग डे है और उसके एक दिन पहले ना तुम पैदा हुए थे। तुम्हारे पैदा होते ही दूसरे दिन कंपनी ओपन हुई थी, तभी तो कंपनी का नाम टाइफोन है। ये सुनकर ताइपोंग तो मुस्कुराने लग जाता है। के बाद जब वो सभी लोग वेयर हाउस वापस लौटते हैं तो देखते हैं वेयर हाउस से उनका सारा का सारा माल निकाला जा रहा है। ये देखकर वो लोग तो मजदूरों को रोकने लग जाते हैं। तभी पाको के मैनेजर से उन्हें पता चलता है, बॉस ने तुम्हारा सारा माल अपने कब्जे में कर लिया है। मैनेजर उसे बताता है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बिना पेमेंट के सामान सिर्फ 72 घंटे तक ही रखा जा सकता है। यानी उन्होंने सारी रात मिलकर पाको के लिए वो सामान बचाया। ये सब देखकर उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आता है। पाको ने उन्हें धोखा दिया है, इसलिए ताइपोंग गुस्से में पाको के ऑफिस में पहुंच जाता है और उससे लड़ने लग जाता है। पाको भी अब अपना असली रंग दिखा देता है। तुम बिना परमिशन के मेरे ऑफिस में कैसे आए? ताइपोंग उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए बोलता है, तुमने मेरे साथ स्कैम किया है। वो बोलता है, मैं यहाँ अपना प्रॉफिट करने के लिए बैठा हूँ, चैरिटी करने के लिए नहीं। और तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट ठीक से पढ़कर साइन करना चाहिए था ना, टाइम पर माल उठाना चाहिए था ना, तो मैंने स्कैम कैसे करा? ताइपोंग को एहसास होता है ये सब पहले से प्लान किया गया था। पाको तो ताइपोंग को वहाँ से बाहर फेंकवा देता है। इसके बाद कंपनी में सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं कि अब वो अपना घर कैसे चलाएंगे। दिन रात ताइपोंग अपने डैड की पुरानी सेविंग अकाउंट पासबुक देखता है और पता चलता है कि सारे अकाउंट उसी के नाम पर है, जिसमें उसके डैड ने अपने एम्प्लॉयज के पैसे रखे थे। बाहर आकर वो देखता है कि मिशन अभी तक काम कर रही है, तो वो उसे घर जाने के लिए बोलता है। लेकिन मिशन तो उसे बर्थडे की गिफ्ट में एक रोज देती है, जिसे लेकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसका आज का दिन बहुत ही ज्यादा बुरा था। इसके बाद ताइपोंग जैसे ही घर आता है तो उसकी मॉम उसे उसका फेवरेट केक देकर विश करती है। ताइपोंग बोलता है, मॉम हम यहाँ से कहीं दूर जाकर एक नई जिंदगी शुरू करें, क्योंकि यहाँ मुझे बहुत ज्यादा सैड फील होता है, डर लगता है। मॉम बोलती है, तुम्हारे डैड हालातों से भागने वाले नहीं थे, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, मैं भागने की जगह उनका सामना करूंगी। ताइपोंग कंपनी के सभी एम्प्लॉयज अपना सामान पैक करने लग जाते हैं। ताइपोंग उन्हें रोकने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं होता, सभी लोग चले जाते हैं। लेकिन उससे पहले वो बिजनेस क्लोजर का फॉर्म पकड़ा कर जाते हैं। आज नए से सबमिट कर देना, अब नए इस कंपनी को बंद करने का वक्त आ गया है। इसके बाद ताइपोंग सेट होकर अपने ग्रीन हाउस जाता है, तो वहाँ जाकर भी वो बहुत ज्यादा निराश होता है, क्योंकि उसने इतनी मेहनत से जिन फूलों को उगाया था वो सारे मुरझा चुके होते हैं। लेकिन मिट्टी में उसे कुछ छोटे छोटे फल मिलते हैं, जिन्हें वो उठाकर रख लेता है, जैसे कि उसे कोई उम्मीद मिल गई हो। के बाद वो पैदल चलकर मिशन के घर जाता है। वो भी जब अपने घर से वॉक करने के लिए निकलती है तो वो ताइपोंग को उसके घर में आता हुआ देख लेती है और पूछती है, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? ताइफोन उसे बताता है, मैं ना टैक्स ऑफिस में गया था, लेकिन कंपनी बंद करवाने के लिए नहीं। वो पूछती है, तुम्हारा मतलब क्या है? वो स्माइल कर कर बताता है, अब से ताइफोन ट्रेडिंग का ना नया CEO मैं हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो, लेकिन असिस्टेंट बनकर नहीं, एक ट्रेडर बनकर। ये सुनकर मिशन तो इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसका सपना ट्रेडर बनने का ही तो था, इसलिए वो हाँ बोल देती है। ताइपोंग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे दोनों साथ में काम शुरू करते हैं। जैसे ही मिशन कंपनी में आती है तो ताइपोंग उसे अपने हाथों से कॉफी बना कर देता है। साथ ही वो उसके लिए एक विजिटिंग कार्ड भी बनवा कर लेकर आया था, जो वो उसे दे देता है। इसके बाद रात को ताइपोंग पाको से मिलता है और उसे इटालियंस के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट देता है, जिसमें लिखा होता है अगर माल वापस किया जाए तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट उसे देते हुए बोलता है, ये माल तुम वापस इटली भेज देना, तुम्हें फायदा ही होगा। एक्चुअली में ताइपोंग उस वादे को निभाना चाहता था जो उसने इटली वालों के साथ किया था,
इसके बाद ऑफिस लौटते ही उसे मिस्टर बेक का फोन आता है। ये वही ट्रक ड्राइवर होता है जो पहले मैनेजर के कहने पर ताइपोंग के ऊपर ट्रक चढ़ाने वाला था। वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। मिलते ही उसे बोलता है, तुम्हें पता भी है तुम्हारा थोड़ा सा माल मेरे पास है। ताइपोंग ये सुनकर हैरान हो जाता है, कौन सा माल? वो बताता है, मैंने इटालियन कपड़े की एक गाड़ी जितना माल ना अपने पास रख लिया था। याद है तुमने जहाँ पर बाकी माल रखा था वहाँ पार्किंग की जगह की कमी थी और तुमने कहा था तुम्हारे पास पैसे भी नहीं हैं, इसलिए मैं बचा हुआ माल अपने साथ ले गया था। लेकिन तुम लोग इतने दिनों से मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? ये सब सुनकर ताइफून तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसे याद आता है अपने में सभी लोग परेशान थे, इसीलिए वो लोग किसी का भी कॉल अटेंड नहीं कर रहे थे। ताइपोंग ये माल देखकर ड्राइवर को थैंक्स बोलता है और उसके दिमाग में एक बढ़िया सा आइडिया आ जाता है। नेक्स्ट डे मैनेजर मार्जिन पाको के मैनेजर से मिलता है और वो इटालियन से जुड़ी हुई सारी फाइल्स उसे दे देता है जो उसने ताइफून ट्रेडिंग कंपनी से चुराई थी। बदले में वो उसे कुछ पैसे ले लेता है। एक्चुअली में मैनेजर मार्जिन ने ताइपोंग को धोखा दिया था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है ये सब कुछ ना पहले से प्लान किया गया होता है। एक्चुअली में कुछ दिन पहले ही ताइपोंग ने अपने डैड की छोड़ी हुई बचत की पासबुक कंपनी के सारे एम्प्लॉयज को भेज दी थी, पर मार्जिन वो पासबुक लुटाने ऑफिस आता है क्योंकि वो उसके डैड की पर्सनल सेविंग नहीं लेना चाहता था। तभी ताइपोंग और मिसन ने जो प्लान बनाया था उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उन्हें मार्जिन के रूप में एक बकरा मिल जाता है। प्लान के अकॉर्डिंग वो दोनों मार्जिन को मैनेजर हाँ के पास भेजते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर यानी मार्जिन ने ताइफून को धोखा नहीं दिया था, बल्कि वो मैनेजर हाँ को इटली वाला गलत कॉन्ट्रैक्ट देता है। साथ ही वो उसे बताता है कपड़ा मीटर में नहीं 8 में मापा गया है। पाको को समझ नहीं आएगा कि असल में 10% कपड़ा उसके पास कम है। के बाद प्रेजेंट में दिखाते हैं जब पाको इटालियन वालों को वो माल भेज देता है जो उसके पास था, तो वो लोग उसे बताते हैं कि कपड़े की क्वांटिटी तो कम है, पर पूरा माल नहीं मिलाना तो हम लोग रिफंड नहीं देंगे और वापस माल भेज देंगे। ये बात मैनेजर हाँ बाको को बताता है तो वो तो उसका सर ही फोड़ देता है और बोलता है मुझे जल्दी से उसका कोई हल बताओ। तभी ताइपोंग मिसन के साथ पाको से मिलने के लिए पहुंच जाता है और बोलता है मदद चाहिए तो बुला लेना चाहिए ना, ऐसा नहीं है कि हम अजनबी है। पाको पूछता है कि ना क्या चाहते हो। ताइपोंग उन्हें बचा हुआ माल दिखाता है और बोलता है ये बचा हुआ 10% कपड़ा है, लेकिन ये सस्ते में नहीं मिलेगा। अब इटली से वापस माल भेजने के खर्चे को सोचकर पाको तो ताइपोंग से कपड़ा खरीद ही लेता है, जिससे कंपनी के पास अच्छी खासी रकम आ जाती है। इसके बाद ताइपोंग सीधा सीईओ चोई के पास जाता है और उन्हें पैसे लुटा देता है जो उसके डैड ने उनसे उधार लिए थे। इस दौरान पता चलता है कि मिस्टर चोई इतना ज्यादा बुरा इंसान भी नहीं है जितना वो दिख रहा था, क्योंकि वो भी बस अपने एम्प्लॉयज के बारे में सोच रहा था। उन्हें भी तो अपने घर चलाने के लिए सैलरी चाहिए होती है ना, इसीलिए उसे फ्यूनरल और ताइपोंग की कंपनी में आकर तमाशा करना पड़ा। फिलहाल वो ताइपोंग से माफी मांग लेता है, ताइपोंग भी उसे माफ कर देता है। नेक्स्ट मिसन और ताइपोंग बुसान पहुँच जाते हैं। वहाँ पर होशान कंपनी के सीईओ उसका बड़ा अच्छे से वेलकम भी करते हैं। उसके बाद वो दोनों को मार्केट दिखाते हुए अपने ऑफिस में ले आती हैं। बातें करने के बाद उन्हें काम याद आ जाता है तो वो वहाँ से जाने लगती है। मिशन पूछती है क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ, तो सीईओ मान जाती है। जिसके बाद ताइपोंग अकेले ही मार्केट में घूमने के लिए निकल जाता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात पार्क यून चोल से, जो कि शू पार्क नाम की कंपनी के सीईओ होते हैं, उनसे हो जाती है। वो ताइपोंग को अपने खास जूते दिखाता है और डेमो कर दिखाता है कि ये जूते आग में भी नहीं जल सकते और ना ही इन जूतों में लोहे की कील से छेद हो सकता है। ये देखकर ताइपोंग उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। इसके बाद वो बंदा उसे अपनी फैक्ट्री भी दिखाता है और बताता है शूज कैसे बनते हैं। ताइपोंग लौट कर वापिस आता है और मिशन को बताता है उसने सीईओ पार्क के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, लेकिन मिशन तो उससे गुस्सा हो जाती है। तुम इतनी जल्दी में फैसला क्यों ले लेते हो? इधर नामो और उसकी मोम ने मिलकर खुद से एक छोटा सा पब खोल लिया होता है, जहाँ पर वो लोग फ्राइड चिकन और बियर सर्व करते हैं। यहाँ पर होशिंग कंपनी की सीईओ मिशन और ताइपोंग को ड्रिंक पर ले आती है। ताइपोंग मिशन को समझाने की कोशिश करता है उसने क्या सोचकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करा, पर मिशन अभी भी उसे गुस्सा ही होती है। ताइपोंग को ज्यादा ही ड्रिंक कर लेता है। इसके बाद दोनों नदी के किनारे बैठे होते हैं। तभी ताइपोंग उठकर रेत पर लिखता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आगे से तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाऊंगा। उसकी क्यूट हरकतें देखकर मिशन को अभी गुस्सा गायब हो जाता है। दूर से उन दोनों को खेलता हुआ सीईओ चारन
देख लेती है और स्माइल कर रही होती है। इसके बाद क्रिसमस आ जाता है। ताइपोंग बहुत ही ज्यादा खुश होता है, लेकिन घर पहुंचने के बाद उसे एक बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसकी मॉम और उसे घर से निकाला जा रहा है, क्योंकि उन्होंने रेंट नहीं दिया था। ताइपोंग और उसकी मॉम जरूरी सामान लेकर बाहर आ जाते हैं, जबकि उनकी बाकी चीजें जब्त कर ली जाती हैं। अब उन दोनों के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, जिसके बाहर दोनों रात बिताने के लिए ताइपोंग के ऑफिस में आकर रुकते हैं। ताइपोंग अपनी मॉम को नूडल्स बना कर देता है और बाद में उन्हें अपनी पहली कमाई से लाया हुआ तोहफा भी दिखाता है। दूसरी तरफ मैनेजर पाको को आकर ये खबर दे देता है कि ताइपोंग और उसकी मॉम को घर से निकाल दिया गया है। पाको का एक ही मकसद था कि ताइपोंग धीरे धीरे कर अपना सब कुछ हार जाए। इसके बाद जब मिशन ऑफिस में आती है तो वहाँ पर उसे ताइपोंग और उसकी मॉम सोए हुए मिलते हैं। वो उन दोनों को उठाकर पूछती है, आप दोनों यहाँ पर ऑफिस में क्या कर रहे हैं? जैसे ही उसे पता चलता है कि वो दोनों बेघर हो गए हैं तो वो तुरंत ही उनके बैग्स लेती है और अपने घर पर रहने का ऑफर देती है। ताइपोंग उसे मना करने लग जाता है, अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगा। पर उसकी मॉम तो जैसे चलने के लिए तैयार बैठी होती है और ताइपोंग को समझाते, चुपचाप हाँ कर दो और मेरे साथ चलो, हमारे पास अभी ना कोई ऑप्शन नहीं है। मिशन उन दोनों को अपने घर पर लेकर आ जाती है, जहाँ पर ताइपोंग और उसकी मॉम मिशन के छोटे भाई और उसकी बहन से मिलते हैं। वहाँ पर उनकी दादी भी होती है, जो ताइपोंग को देखते ही उसे अपना बेटा समझ लेती है और उसे मारते हुए बोलती है, तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हारा कितना वेट किया। अब जैसे तैसे मिशन और उसकी बहन दादी को समझाकर अंदर वापस भेज देते हैं और मिशन ताइपोंग और उसकी मॉम को एक खाली कमरा दे देती है रुकने के लिए। लेकिन इतने नमूनों को देखकर ताइपोंग तो सोच में पड़ जाता है, क्या मैंने यहाँ पर आकर सही किया? के बाद ताइपोंग और उसकी मॉम ऐसे तैसे कर उस छोटे से कमरे में एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन होता ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मिशन की बहन मिहो को दिखाते हैं, जो एक पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है 2 पैसे ज्यादा कमाने के लिए। वहाँ पर वो लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए रोलेट व्हील को घुमाती है। इसी दौरान वो और उसके दोस्त नामो के पब में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर कुछ बदतमीज आदमी होते हैं जो मियो के साथ छेड़छाड़ करने लग जाते हैं। ये देखकर नामो को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मिहो को बचाने के लिए पहुंच जाता है और उन लोगों को मारने लग जाता है, लेकिन उसे क्या पता था वो खुद ही गिर जाएगा, जिसके बाद मिहो को ही बीच में आकर उसे बचाना पड़ता है। बाद में मिहो उसकी चोट पर दवाई लगाने लग जाती है। वो बोलता है, अरे थोड़ा धीरे नहीं लगा सकती हो क्या? वो बोलती है, जब तुम्हें मारना नहीं आता था तो तुम बीच में क्यों पड़े? वो बोलता है, अगर कोई मेरे सामने एक लड़की को नुकसान पहुंचाएगा तो मैं ऐसे कैसे इग्नोर कर सकता हूँ? मियो बोलती है, उन जैसे आदमी ना हर कहीं मिलते हैं, इसलिए मुझे उन्हें हैंडल करना आता है। नामो बोलता है, मैं उनके जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे ये चीजें ना बर्दाश्त नहीं होती। ये सुनकर मियो कुछ नहीं बोल पाती। नेक्स्ट डे मिशन कंपनी की तरफ से शू पाक को पैसे ट्रांसफर कर देती है। इसके बाद जब वो ताइपोंग के साथ जा रही होती है तो रोड स्लिपरी होने की वजह से वो गिर जाती है और ताइपोंग को पता भी नहीं चलता। जब वो नोटिस करता है कि मिशन उसके साथ नहीं है, तब तक मिशन तो उठकर खड़ी भी हो जाती है और बेचारी शर्म से पानी पानी होते हुए बचती है। ताइपोंग उसे पूछता है, कुछ हुआ क्या? वो बोलती है, अरे कुछ भी नहीं। इधर मिशन की दादी ताइपोंग की मॉम को ऑर्डर देती है, जाओ मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ बना कर लेकर आओ। तभी मिहो जॉब पर जाने के लिए निकलती है। उनकी मॉम उसे पूछती है, तुम्हारे भाई को और तुम्हारी दीदी को भी कुछ खाने के लिए चाहिए क्या? वो बोलती है, ये दोनों खुद ही कुछ खाने के लिए ढूंढ लेंगे और अपनी जॉब पर निकल जाती है। ताइपोंग की मॉम को कुछ बनाना नहीं आता था, इसलिए वो भी वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। मिशन जैसे ही अपने लिए कॉफी बनाती है तो ताइपोंग भी वहाँ पर आ जाता है। से बोलता है, मैं बनाता हूँ। जब वो बनाने लगता है तो कभी कुछ कम और कभी कुछ ज्यादा डाल रहा होता है। मिशन उसका हाथ पकड़कर उसे सिखाने लग जाती है। इसके बाद ताइपोंग उसे याद दिलाता है, ये मेरा हाथ है, और वो जल्दी से छोड़ देती है। वो इतनी ज्यादा नर्वस हो गई होती है कि गर्म बर्तन को ही हाथ लगाने वाली होती है, लेकिन ताइपोंग उसे बचा लेता है। इसके बाद मिशन जल्दी से उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। रात को ताइपोंग मिशन को सोता हुआ देखकर उसके पास ही बैठ जाता है और सोचता है शायद थक गई होगी इसीलिए सो रही है। उसने कंबल ओढ़ा हुआ होता है तो उसे उसकी शक्ल नहीं दिखती, लेकिन तभी वहाँ पीछे से मिशन आती है। ताइपोंग उसे देखकर बोलता है, श्श, मिशन ना सो रही है। तभी उसे रियलाइज होता है अगर मिशन वहाँ है तो ये कौन है। अभी सोंग जंग अपने ऊपर से कंबल हटाता है, जिसे देखकर वो दोनों ही डर जाते हैं। एक्चुअली में सोंग जंग भी इसी कंपनी का एम्प्लॉय होता है।
जो जॉब छोड़कर चला गया था, वो उन्हें बताता है वो बस यहाँ पर कंप्यूटर यूज करने के लिए आया है। ये सुनकर मिशन बोलती है अब तुम्हें बिजली का बिल भी देना पड़ेगा अगर यहाँ कंप्यूटर यूज करना है तो। इस बात पर दोनों ही बच्चों जैसे लड़ने लग जाते हैं। ताइपोंग उन्हें देखकर एंजॉय कर रहा होता है। नेक्स्ट डे ताइपोंग बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि उसे अपने खरीदे हुए जूतों की डिलीवरी जो मिलने वाली थी और उसे पूरा विश्वास था कि वो जूतों को अच्छे से दाम पर बेच देगा। लेकिन जब वो बुसान की शू फैक्ट्री में पहुंचता है तो वो जगह पूरी तरीके से खाली होती है, यानी कि उनके साथ स्कैम हुआ होता है। इसके बाद वो शू कंपनी के सीईओ को पागलों की तरह इधर उधर ढूंढने लग जाता है। लेकिन होशिंग कंपनी की सीईओ से समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारे साथ स्कैम हुआ है। घूमते हुए वो एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर यूनशल उन्हें एक कोने में छुपा हुआ मिल जाता है। वो दोनों उसके पास आते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा पिटी हुई हालत में होता है। कारण उससे पूछती है ताइपोंग का माल कहाँ पर है। बताता है कि मैंने कुछ गैंगस्टर से ना पैसे उधार लिए थे, उन्होंने उसके जूते अपने पास गिरवी रख लिए हैं और ताइपोंग के एडवांस वाले पैसे जो मिशन ने उसे भेजे थे वो भी उसने कर्जों को चुकाने में खर्च कर दिए। ताइपोंग को ये सब जानकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अब यूनशिल कंगाल हो चुका था तो उसे मिलता भी क्या। ताइपोंग के पास एक ही चीज बची थी, शू के पेटेंट सर्टिफिकेट। के बाद चारण मिशन को कॉल कर सब कुछ बता देती है जो भी हुआ था। इसी दौरान ताइपोंग की मोम को दिखाते हैं जो नामो के पब में आई होती है। वो ताइपोंग के आने का इंतजार करती है क्योंकि दोनों का डिनर का प्लान था, लेकिन वो आता ही नहीं है। जब वो उदास होकर घर लौटती है तो ताइपोंग को बाहर अपना ही वेट करते हुए देखती है और नोटिस करती है कि वो बहुत ही ज्यादा उदास है, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा है। इसलिए वो आगे होकर उससे पूछती है अगर मन भारी है तो मुझ पर भरोसा रखो, अपने आप को ना ज्यादा तकलीफ मत दो, मेरे पास तुम हो उतना ही मेरे लिए काफी है, मुझे ना और कुछ भी नहीं चाहिए। सुनकर ताइपोंग रोते हुए अपनी मोम को सब कुछ बता देता है। अब समझ ही नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करे। मोम उसे गले लगाकर कंफर्ट करती है, कोई बात नहीं, तुमने कोशिश की वही काफी है। दूसरी ओर मिहो जिस डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करती थी, नामो वहीं पर उसे मिलने के लिए आ जाता है। पहले वाली पार्ट टाइम जॉब छूट जाने की वजह से भरपाई के तौर पर वो उसे पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन वो पैसों की जगह पर कुछ ऐसा देता है जिससे वो अपने हाथों को गर्म रख सके इस कपकपाती ठंड के मौसम में। लेकिन मियो तो उसे वहीं पर फेंक कर चली जाती है। नामो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। इसके बाद ताइपोंग जब अपनी मोम के साथ घर वापस आता है तभी उसे चारण का कॉल आता है। ताइपोंग को बताती है कि उसके जूते लोन शार्क्स वालों के पास है। वो आदमी 500 जोड़ी जूते 5 मिलियन वोन में बेचने के लिए तैयार है। ताइपोंग बोलती है ये क्या बात हुई, हम अपने ही जूते वापस लेने के लिए उन्हें पैसे क्यों दे। लेकिन मिशन उसे फोन लेकर चारण को बोलती है जैसे ही पैसों का इंतजाम हो जाएगा ना तो हम आपको कॉल कर बता देंगे। इसके बाद ताइपोंग का फिर से दिमाग खराब हो जाता है, वो पैसों का इंतजाम कैसे करेगा। अगले दिन मियो को दिखाते हैं जो डिपार्टमेंट स्टोर में लोगों को लिफ्ट से ऊपर नीचे ले जाने का काम कर रही होती है। उसी दौरान लिफ्ट फुल हो जाती है। मिहू लास्ट में आए हुए आदमी को बाहर निकलने के लिए बोलती है आप दूसरी लिफ्ट में आ जाना, पर वो तो मियो को ही धक्का दे के बाहर निकाल देता है, जिस वजह से मियो को काफी ज्यादा चोट लग जाती है। फिर भी वो अपनी स्माइल के साथ अपनी जॉब को कंटिन्यू रखती है। थोड़ी देर बाद मिशन भी अपने छोटे भाई के साथ उस डिपार्टमेंट स्टोर में आती है और मियो को वहाँ काम करता हुआ देख दोनों शॉक हो जाते हैं। बाद में मिशन स्टाफ रूम में बैठकर अपनी बहन के पैर की चोट पर दवाई लगाती है। मियो बोलती है मैं ना बस चलते चलते गिर गई थी। लेकिन मिशन अपनी छोटी बहन को इतनी ज्यादा मेहनत करता हुआ देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और सोचती है 21 साल की उम्र में ये कितनी ज्यादा मेहनत कर रही है। इसके बाद मियो बाद में अकेले में रो रही होती है। इस दौरान पाको की भी नजर उन सेफ्टी शूज पर पड़ जाती है और वो अपने बेटे को बोलता है बुसान जाकर पता लगाओ उन जूतों के बारे में। यहाँ पर ऑफिस लौटने के बाद मिशन ताइपोंग को उन सेविंग पासबुक के पैसे देती है जो उसके डैड ने मिशन के नाम पर छोड़े थे और साथ ही वो कुछ पैसे अपने भी ऐड कर देती है ताकि वो लोन शार्क वालों के पास जाकर अपने माल को छुड़वा लाए। लेकिन ताइपोंग मना कर देता है नहीं ये पैसे तुम्हारे हैं, ये मैं नहीं ले सकता। लेकिन मिशन उसे इंसिस्ट करने लग जाती है तुम्हें इसकी जरूरत है। ताइपोंग के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए वो पैसे ले लेता है। उस लोन शार्क वाले हुई गुई से मिलने के लिए जाता है। एक आदमी ताइफोन को गोदाम दिखाने के लिए ले जाता है, लेकिन वो वहाँ पर मैनेजर हाँ और
पाको के बेटे को देखकर हैरान हो जाता है। तब यूनजून की उस आदमी से किसी बात पर बहस हो जाती है जो ताइफोंग को यहाँ पर लेकर आया था। इस दौरान ताइफोंग को वहाँ पर कुछ खून के निशान दिखते हैं। वो उनका पीछा करते हुए यूनजून के पास पहुँच जाता है जो अधमरी हालत में वहाँ पर पड़ा होता है, यानी कि उन लोन शार्क वालों ने उसे खूब मारकर उस गोदाम में फेंक दिया होता है। ताइफोंग को उसकी हालत देखकर उस पर तरस आ जाता है और वो हुई से जाकर पूछता है कि उस आदमी ने तुमसे कितने पैसे उधार लिए हैं। वो बताता है 50 मिलियन वॉन का कर्जा है और मैं जैसे चाहूँ वैसे वसूलूंगा, तेरा क्या लेना देना है इससे। ताइफोंग गुस्से में होता है, जोश जोश में बोल देता है कि मैं 7,000 जूते बेचकर तुझे 100 मिलियन दूंगा, बस तू उसे छोड़ दे। कोई तो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। ठीक है, डील पक्की। उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट निकालता है और ताइफोंग को साइन करने के लिए बोलता है, जरा 1 मिनट रुको। ये कॉन्ट्रैक्ट कोई छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि अगर उसने 100 मिलियन नहीं दिए तो इंटरेस्ट के साथ उसे अपनी दोनों प्यारी प्यारी आंखें भी देनी पड़ेगी। इसके बावजूद भी ताइफोंग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। वजह से चारण का दिमाग तो चकरा ही जाता है, क्या इसकी अकल घास चढ़ने के लिए गई है। लेकिन बाहर आने के बाद वो पछता रहा होता है, ये मैंने क्या कर दिया। बाद ताइफोंग और चारण यूनचोल को उठाते हैं और उसे उसके घर छोड़ने जाते हैं। वहाँ पता चलता है यूनचोल की एक बहुत ही छोटी सी बेटी भी है। यूनचोल अपनी बेटी के सामने ऐसी हालत में नहीं जा सकता था, इसलिए वो अपनी बेटी बोरम के लिए सेंटा क्लॉज बनकर जाता है ताकि उसे खुशी मिले। में चारण और ताइफोंग भी होते हैं। दौरान उसे पता चलता है यूनचोल ने ताइफोंग के पैसों से अपनी बेटी के लिए कान के सुनने वाली मशीन खरीदी थी। ये देखकर ताइफोंग तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। हर दिन ताइफोंग सियोल आकर मिशन को बताता है, मैंने ना 7,000 जोड़ी जूते ऑर्डर कर दिए हैं। अच्छे से चारण और यूनचोल वो माल लेकर आ रहे होते हैं। देखकर मिशन को गुस्सा आ जाता है और फिर आकर वो अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल रही होती है। तो मुझसे बिना पूछे इतने बड़े फैसले क्यों ले लेते हो। और ताइफोंग से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन चारण उसे समझाती है, ताइफोंग ने ना अपना सब कुछ खो दिया है, अब जो वो कर रहा है वो अपनी आखिरी उम्मीद से कर रहा है। सीन में चारण मिशन को समझाकर वहाँ से चली जाती है और ताइफोंग मिशन को ढूंढता हुआ उसके पास आ जाता है और उससे माफी मांगता है और अपने विश कूपन का इस्तेमाल करता है ताकि मिशन उसे माफ कर दे। वो इस प्यार से उस विश कूपन को यूज करता है कि मिशन तो हंसने लग जाती है और दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। के बाद वो उसे लोन शार्क वाले कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताने वाला था कि उसने अपनी आंखें भी गिरवी रख दी है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि मिशन उससे नाराज हो जाएगी, इसलिए वो उसे नहीं बताता। तरफ ताइफोंग की मॉम एक जींस फैक्ट्री में जॉब करना शुरू कर देती है, लेकिन ये काम उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था क्योंकि बहुत बार उसके हाथ कट जाते हैं। फिर भी वो मेहनत करना नहीं छोड़ती। जब उन्हें अपनी पहली कमाई मिलती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी उन्हें मिशन का भाई मिलता है जो उनकी चोटों को देखकर उस पर फूंक मारने लग जाता है। ताइफोंग की मॉम उसे पूछती है, क्या तुम कुछ टेस्टी खाना चाहते हो, मैं तुम्हें लेकर दूंगी, पर प्लीज किसी को बताना मत कि मैं यहाँ पर काम करती हूँ। तो वो मान जाता है। उसी तरफ ताइफोंग जैसे ही ऑफिस में आता है तो देखता है यूनचोल वहाँ से रफू चक्कर हो गया है। वो जल्दी से भागकर बस स्टॉप पर जाता है क्योंकि वो समझ गया था यूनचोल भागने की फिराक में है और उसका शक सही भी निकलता है। ताइफोंग उसे बस स्टॉप पर ढूंढ लेता है। यूनचोल उससे बचने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है पर वो ताइफोंग के चंगुल में आ जाता है और एक्चुअली में यूनचोल किसी दूर के आइलैंड पर जाने की तैयारी कर रहा था ताकि सबसे छुप सके। यूनचोल उसे बोलता है, तुम भी मेरे साथ चलो, हम दोनों चलकर कुछ सालों के लिए गायब हो जाते हैं। ये सुनकर उसका दिमाग खराब हो जाता है और पूछता है, तुम्हारी बेटी का क्या। वो बताता है, मैंने उसे अपनी वाइफ की फैमिली के घर भेज दिया है, वो सेफ है। ताइफोंग बोलता है, मैं यहाँ से नहीं भागूंगा, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। यूनचोल बोलता है, तो बताओ जरा, तुमने 3 महीने में 100 मिलियन कमाने का कैसे सोचा है, और वो भी सिर्फ एक फीमेल स्टाफ के साथ। वो लोन शार्क वाला ना बहुत ही खतरनाक है। अरे वो तो लोगों की बॉडीज को बेच कर ना अपना धंधा करता है। तुमने तो उस दिन मेरी हालत देखी थी ना। ये बोलकर वो फिर से भागने लग जाता है। इस बार ताइफोंग गुस्से में उस पर चिल्ला ही देता है, अरे कम से कम इन जूतों को बेचने की कोशिश तो कर। नेक्स्ट सीन में वो चुपचाप ताइफोंग का साथ देने के लिए मान जाता है और उसकी टीम एक प्रमोशनल वीडियो बनाती है जूतों का, जिसमें दिखाया जाता है ये जूते कितने ज्यादा मजबूत और टिकाऊ है। इसी दौरान ताइफोंग को चोट भी आ जाती है।
तो मिशन उसके हाथ पर बैंडेज लगा देती है। इसके बाद वो लोग उस वीडियो को फॉरेन कंपनियों को भेजते हैं क्योंकि ताइपोंग को पूरा यकीन था इन जूतों का अच्छा खासा मार्केट अमेरिका और यूरोप में है। कुछ दिनों बाद रॉयल इन्वेस्ट केमिकल नाम की एक कंपनी उनसे कॉन्टैक्ट करती है। मिशन और ताइपोंग वहाँ पर आते हैं। मिशन काफी ज्यादा नर्वस होती है, लेकिन ताइपोंग उसकी बो को ठीक करते हुए उसे फुल कॉन्फिडेंस देता है। तुम हमारी कंपनी की बेस्ट ट्रेडर हो, हम ये कर सकते हैं। उसके बाद मिशन और ताइपोंग अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ उनके सामने अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं। काम खत्म होने के बाद यूनशोल उन्हें अलविदा कहता है और बस पे बैठकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ नामो और मिहो की मुलाकातें जारी रहती हैं। एक रात जब नामो उसे घर पर छोड़ता है तो वो उसे 999 पेपर क्रैन्स गिफ्ट करते हुए बोलता है, जब तुम एक पेपर क्रैन बनाकर कोई विश मांगोगी तो वो जरूर पूरी होगी। एक्चुअली में मिहो को भी अब नामो अच्छा लगने लगा था, इसलिए वो उसे गाल पर किस करते हुए पेपर क्रैन लेकर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन ताइपोंग और मिशन को रॉयल इन्वेस्ट केमिकल से कॉल आता है और बताते हैं कि हम लोग डील करने के लिए तैयार है। ये सुनकर ताइपोंग तो खुशी से झूमने लग जाता है क्योंकि पहली बार उसने सच में कुछ बेचा था। अब ऑफिस में उनका एक और लौता एम्प्लॉय स्योंगशोन भी काम करने में मदद करने लग जाता है, लेकिन फ्री में नहीं, बदले में उसे कंप्यूटर यूज करने की परमिशन मिल गई होती है। इसके बाद जूतों का बेचने का वक्त आ गया होता है, लेकिन शिपिंग कंपनी ने उन जूतों को लोड करने से मना कर दिया होता है। चारन ये खबर जल्दी से ताइपोंग को बताती है। जब ताइपोंग शिपिंग कंपनी जाकर इसका रीजन पूछता है, वक्त पर तुम लोग हमारा माल भेजने से क्यों मना कर रहे हो, तो उसे पता चलता है यूनजुन ने कंपनी के बारे में झूठी बातें फैला दी है और उन्हें ब्लैकलिस्ट करवा दिया है। इसके बाद चारन कोशिश कर रही होती है कि कोई जुगाड़ हो जाए जिससे वो अपना माल भेज पाए। तभी ताइपोंग अपने हिमाल में से एक जूता निकालता है और गुस्से में जाकर यूनजुन की कार का शीशा तोड़ देता है और उसे धमकाता है, अगर अब तू मेरे रास्ते में आया ना तो अगली बार ये शीशा नहीं तेरा सर फोड़ दूंगा। इसके बाद वो चारन के साथ ड्रिंक पीने आ जाता है। टेंशन की वजह से वो कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेता है। इसके बाद चारन उसे जैसे तैसे कर उठाकर घर ले जाने लगती है। यूनशियल वहाँ पर आ जाता है और उसे बताता है, मैं ताइपोंग को मुसीबत में छोड़कर न जा ही नहीं पाया। इसके बाद वो दोनों ताइपोंग को मुश्किलों से उठाते हुए ऑफिस में आते हैं और चौंक जाते हैं। वही लोन शार्क वाला गुंडा वहाँ पर उनके आने का इंतजार कर रहा होता है। एक्चुअली में उसे खबर मिल गई होती है कि ताइफोन माल को शिफ्ट नहीं कर पाया। देखकर ताइफोन को तो सारा नशा ही उतर जाता है। उसे बोलता है, ताइफोन 1 महीने के बाद ये आंखें ना मेरी हो जाएंगी। मिशन ये सब कुछ सुन लेती है और अंदर आकर पूरी बात जानकर गुस्से में वहाँ से बाहर निकल जाती है। के बाद ताइफोन उसे मनाने के लिए एक बार फिर से उसके पीछे जाता है। तो उसे डांटने लग जाती है, बिजनेस ना ऐसे नहीं होता, तुम ना बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हो। कंपनी को चलाना तुम्हारा काम है, ना कि दूसरों की मदद करना। तुम्हें ये सब कुछ क्या एक मजाक लगता है? तुम वहाँ माल लेने गए थे, हीरो बनने के लिए नहीं। आईफोन बोलता है, ये कोई मजाक की बात नहीं है, मैं ऐसा ही हूँ तो अब मैं क्या करूँ। जब कोई मुसीबत में होता है ना तो मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता हूँ, चाहे वो यूजुअल ही क्यों ना हो। ये बोलकर वो जाने लगता है। मिशन भी उसके पीछे आती है, जिसके बाद दोनों फिश मार्केट पहुंच जाते हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा शिप्स पड़ी होती है। ये देखकर ताइफून को आइडिया आता है। वो मिशन को लेकर एक शिप बोर्ड के कैप्टन से बात करने के लिए आ जाता है और बोर्ड के कैप्टन से पूछता है, आप हमारे माल को मेक्सिको तक ले जा सकते हैं? वो हंसते हुए अपना सर हिला देता है। ये दोनों सोचते शायद इनका काम बन गया, लेकिन तभी वो लोग उन दोनों के ऊपर कुछ फेंकने लग जाते हैं, यानी कि वो उनका काम करने के लिए मना कर देता है। अगले दिन ताइफोन और मिशन दोनों चारन के पास आकर उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो चलकर शिप के कैप्टन को मनाए। इसके बाद ताइफोन चारन के साथ फिर से उस शिप के कैप्टन से मिलता है। चारन उस कैप्टन को याद दिलाती है, वही ताइफोन है जिसका फादर तुम्हारा दोस्त था। ये सुनकर कैप्टन का दिल थोड़ा पिघल जाता है और यूनशोल उसे बोलता है, मैं ये शूज जाकर मेक्सिको पहुंचाऊंगा, लेकिन इसका मतलब ये था कि उसे अब अपनी बेटी से 2 साल दूर रहना पड़ेगा। लेकिन फिर भी वो बोलता है, मैं ना ताइफोन का एहसान चुकाना चाहता हूँ। लेकिन अभी भी एक दिक्कत थी, 5000 शूज के लिए शिप पर जगह नहीं थी, उसे शिप पर लोड कैसे करेंगे? ताइफोन बोलता है, मैं ना इसका सोल्यूशन ढूंढ लूंगा। सीन में मछली पकड़ने वाली औरतें ताइफून की मदद करती है। ताइफून उनकी सी फूड के कार्गो के साथ अपने शूज चिपका देता है कि जो फूड
शिप में लोड होकर जाने वाला था। इसी में टाइफून ने नीचे की तरफ अपने शूज रखे होते हैं। पूरी रात मिशन, टाइफून और बाकी सारी लेडीज मिलकर वो सामान शिप में लोड कर रहे होते हैं। इस मॉर्निंग शिप निकलने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। एक्चुअली में किसी ने रिपोर्ट कर दी होती है कि शिप स्मगलिंग कर रहा है, वो भी ड्रग्स की। मिशन, चारण और टाइफून तो पुलिस को देखकर चुप जाते हैं। इधर पुलिस शिप के क्रू मेंबर्स की आईडी चेक करती है और कार्गो खोलकर देखने लग जाती है। यूंचुअल भी क्रू मेंबर बना हुआ होता है, इसलिए वो नहीं छुपता और बच जाता है। लेकिन टाइफून अभी भी शिप पर होता है, इसलिए सभी लोग उसे छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी दौरान टाइफून एक छोटी बोट को देखता है जो शिप के पास में खड़ी थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो शिपर से कांटे की बोरी लेकर उस छोटी सी बोट पर कूद जाता है। तो वो बोट भी सही टाइम पर निकल पड़ती है। बोरी को फाड़ कर उस आटे को उड़ाने लग जाता है। काफी सारा अपने चेहरे पर भी लगा लेता है ताकि दूर से लगे कि वो ड्रग है और वो नशा कर रहा है। लेकिन जब पुलिस ध्यान से देखती है तो उन्हें समझ आ जाता है ये तो आटा है, और सोचती है क्या ये जन्मों का भूखा है जो आटा खा रहा है। इसके बाद पुलिस को शिप पर कुछ नहीं मिलता तो वो शिप के कैप्टन से माफी मांगकर चले जाती है। शिप भी टाइफून का माल लेकर रवाना हो जाती है। तभी टाइफून जिनकी बोट पर चढ़ा हुआ होता है वो लोग उसे देख लेते हैं और टाइफून के बिना बात सुने ही उसे चोर लुटेरा समझकर बांध देते हैं। जैसे ही उसे मारने वाले होते हैं तभी लोंग शाक वाला गुंडा हुई और टाइफून का दुश्मन यूंजुअल भी वहाँ पर पहुँच जाता है। हुई उस बोट के मालिक को बोलता है ये हमारा शिकार है, तो तुम इसे हाथ नहीं लगा सकते हो। के बाद वो लोग टाइफून को उसके हवाले कर देते हैं और उसे पूछते हैं क्या तुमने वो माल भेज दिया है। तो टाइफून उसे उल्टे सीधे जवाब देने लग जाता है, इसलिए वो टाइफून को बोट से लटका कर बोलते हैं अपनी जान की ना भीख मांगो वरना मैं तुम्हें इस नदी में फेंक दूंगा। एक्चुअली में उस नदी का पानी ना बहुत ही ज्यादा ठंडा था, अगर कोई भी उसमें गिरता तो उसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन फिर भी उसे टाइफून की आंखों में जरा भी डर नहीं दिखता। टाइफून उसे बोलता अगर मारना चाहते हो ना तो अभी मार लो, लेकिन फिर तुम्हें ना अपने पैसे नहीं मिलेंगे। फिर उसे बहुत ही ज्यादा डराने की कोशिश करता है, पर वो उसके चेहरे पर जरा सा भी मौत का खौफ ना देखकर खुद ही हार मान जाता है और बोलता है आज मैं तुझे इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने पैसे चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। मिशन को उसकी काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है, इसलिए वो नदी में भी कूदने वाली होती है, पर चारण उसे रोक रही होती है। तभी टाइपोंग सामने से बोट पर चिल्लाता है अरे देखो मैं यहाँ पर हूँ। ही टाइपोंग उसके पास आता है तो मिशन जल्दी से जाकर उसे हक कर लेती है और बोलती है पता है मुझे तुम्हारी कितनी ज्यादा चिंता हो रही थी। एक्चुअली में मिशन डर गई होती है कहीं उसके साथ कुछ हो ना गया हो। टाइपोंग उसे शांत करवा रहा होता है, तभी चारण उसे याद दिलवाती है अरे मैं भी यहीं पर हूँ, और फिर उसे गुड बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद टाइपोंग और मिशन वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी अचानक से टाइपोंग रोककर मिशन को बोलता है मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अचानक से ये सुनकर मिशन तो नर्वस हो जाती है। टाइपोंग उसकी तारीफें करने लग जाता है। मिशन बोलते तुम्हें ना शायद थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, तुम बहुत ही ज्यादा थक गए हो। टाइपोंग हंसते हुए बोलता है हाँ वो तो मैं कर ही लूंगा, और सीन यहीं पर कट होता है। इसके बाद टाइपोंग उन लोन शार्क वालों को पैसे चुका देता है और अपने कर्जे वाला एग्रीमेंट उनसे वापस ले लेता है, मतलब लोन खत्म। इधर पाक हो अपने बेटे यूनचुन को बहुत ही ज्यादा डांटता है क्योंकि उसने शूज टाइफून के हाथ से खो दिए थे। पाको से बोलता है तुम इतने प्रोडक्ट को उसके हाथ कैसे जाने दे सकते हो। यूनचुन बोलता है डैड मैंने तो कोशिश की थी ना, लेकिन उसके डैड को उसकी कोशिश से कोई मतलब नहीं था, उसे सिर्फ रिजल्ट चाहिए था क्योंकि वो नहीं चाहता कि टाइपोंग आगे बढ़े। के बाद टाइपोंग और मिशन नए प्रोडक्ट ढूंढने लग जाते हैं ताकि वो बेच सके। के बाद टाइपोंग की मॉम जब एक जगह से गुजर रही होती है तो देखती है देश को IMF क्राइसिस से निकालने के लिए काफी सारे लोग अपना पैसा और सोना डोनेट कर रहे हैं। टाइपोंग की मोम के अंदर भी ये ख्याल आता है कि उन्हें देश के लिए कुछ करना चाहिए, चाहे वो छोटा सा योगदान ही क्यों ना हो। तो वो अपनी शादी की रिंग डोनेट करने वाली होती है, जबकि वो रिंग उन्हें जान से भी ज्यादा प्यारी थी। शाम को टाइपोंग अपने पुराने दोस्त युंगसंग से मिलता है जिसकी फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी होती है और अब वो फैक्ट्री में काम कर रहा होता है। दोनों दोस्त काफी टाइम बाद मिलते हैं और बातें करते हैं और अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। बाद में युनसियो उसे एक नया हेलमेट गिफ्ट करता है और टाइपोंग उसे सेफ्टी शूज का एक पेयर दे देता है और वहाँ से चला जाता है। बाद में जब दोनों एक दूसरे की गिफ्ट को ध्यान से देखते हैं तो उसमें थोड़े से पैसे उन्हें छुपे हुए मिलते हैं, यानी दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे।
अगले दिन ताइपोंग ऑफिस में मिशन को वो हेलमेट दिखाते हुए बोलता है, मैं ये हेलमेट बेचना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। तभी वहाँ पर सियोन तक आती है, जो कि यहाँ की एम्प्लॉय थी। एक्चुअली में वो यहाँ पर अपने ग्रीन जूस के प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए आई थी। ताइपोंग बातों ही बातों में उसे अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर कर देता है, तो वो बोलती है, तुम्हें ना मार्जिन से मदद लेनी चाहिए, क्योंकि उसे सेल्स का अच्छा खासा नॉलेज है। ताइपोंग उनकी बात मानकर रात को मार्जिन से मिलने के लिए आता है और बोलता है, वापस कंपनी ज्वाइन कर लो। वो पूछता है क्यों। ताइपोंग सारी बात बताकर वो हेलमेट उसी के पास छोड़कर चला जाता है। अगले दिन ताइपोंग और मिशन मार्जिन के आने का वेट कर रहे होते हैं, पर वो श्योर नहीं होते कि मार्जिन आएगा भी या नहीं। पर अगले ही पल मार्जिन उस हेलमेट के साथ ऑफिस में आ जाता है। उसके साथ 2 आदमी भी होते हैं। एक्चुअली में वो दोनों आदमी उसी हेलमेट की कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं। मीटिंग के दौरान वो लोग उन्हें हेलमेट की क्वालिटी दिखाते हैं। उस हेलमेट के ऊपर जोर जोर से हथौड़ा मारते हैं, लेकिन उस हेलमेट का बाल भी बांका नहीं होता। देखकर ताइफोन और बाकी सभी लोग काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। वो एम्प्लॉय ये प्रूव कर देते हैं कि वो हेलमेट कुछ ज्यादा ही मजबूत है। ये आइडिया ताइफोन और उसकी टीम को काफी ज्यादा पसंद आता है। दोनों के जाने के बाद वो लोग सोच रहे होते हैं कि हम लोग इस हेलमेट को एक्सपोर्ट कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे, क्योंकि इस हेलमेट वाली कंपनी के तो ऑलरेडी कई देशों में कनेक्शन है। इसके बाद ताइफोंग रात भर बैठकर इस बारे में रिसर्च करता है। तो अगले दिन अपनी टीम को बताता है कि हम इस हेलमेट को ना थाईलैंड में एक्सपोर्ट करेंगे। पर न बस 2 साल ही हुए हैं जो हेलमेट पहनना जरूरी हुआ है, इसलिए मार्केट अभी एकदम फ्रेश है। ये आइडिया मार्जिन और मिशन को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। जिन उसे बोलता है, इसका मतलब हमें थाईलैंड में एक मिडल मैन ढूंढना होगा, जैसे कि हमारी कंपनी है। तो आदेश ट्रेडिंग नाम की कंपनी का कनेक्शन मिलता है, जिसे एक कोरियन बंदा चलाता था। में ये मार्जिन का दूसरा कजन होता है। बंदा बोलता, ठीक है, सैंपल भेजो, मैं देख लूंगा। के बाद सैंपल भेजने की तैयारी करने के लिए ताइफोंग वहाँ से चला जाता है। मार्जिन अकेले में मिशन को बोलता है, तुम बुक कीपिंग संभालो, सेल्स का काम ना लड़कियों के लिए नहीं होता। ये सुनकर मिशन को काफी ज्यादा बुरा लगता है, पर फिर भी वो मार्जिन को पलटकर करारा जवाब दे देती है। फिर मेरे काम को ही बोलने दो कि मैं क्या कर सकती हूँ। अगले दिन ताइफोंग मिशन का वीजा बनवाने के लिए उसके साथ पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाने के लिए आया होता है, पर मिशन काफी ज्यादा नर्वस बैठी होती है। वो उसे हंसाने लग जाता है, जिसके बाद उसकी फोटोज बहुत ही ज्यादा अच्छी आती है। दिनों बाद ताइफोंग की टीम के थाईलैंड के वीजा भी आ जाते हैं। अगले दिन सभी लोग बैंकॉक के लिए चले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर मार्जिन का दूसरा कजन उसका अच्छे से वेलकम करता है, लेकिन मार्जिन मिशन का प्रॉपरली इंट्रोडक्शन करवाता ही नहीं है, जैसे कि वो उनकी टीम का हिस्सा ही ना हो। उसके बाद कजन उन्हें एक छोटा सा वर्क प्लेस और गेस्ट हाउस दिखाता है। बाद में वो उनका हेलमेट के साथ एक फोटोशूट भी करता है। इसके बाद ये लोग डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि कल लोग उन लोगों को पोर्ट और कस्टम ऑफिस जाना होगा। मार्जिन बोलता है, ताइफोन और मैं चला जाऊंगा, मिशन का वहाँ पर क्या काम है। मिशन बोलती है, नहीं, मैं भी कल आप दोनों के साथ चलूंगी। मार्जिन बोलता है, तुम्हें इन सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मिशन को ये सुनकर काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो रूम में चली जाती है और रोने लग जाती है। तभी ताइफोंग उसके लिए खाना लेकर वहाँ पर आ जाता है। मिशन उसे बोलती है, तुम ना मेरी इतनी ज्यादा केयर मत करो, क्योंकि मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है। तुम बोलता है, ये सब ना तुम्हें इसलिए लगता है क्योंकि तुम्हें खुद पर ही भरोसा नहीं है, और उसे खाना देकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मार्जिन बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है कि मिशन उनके साथ ना आए। वो उसे रूम में बंद कर रहा होता है, लेकिन मिशन भी जिद्दी थी। तोड़ लगाकर दरवाजा खोलती है और मार्जिन को वहीं छोड़कर बाहर चली जाती है। उसके बाद ये तीनों लाम चाया पोर्ट के लिए पहुंच जाते हैं। वहाँ पर ताइपोंग जैसे तैसे कर मिशन और मार्जिन को अपने साथ खींचकर फोटो क्लिक करवाता है, लेकिन मार्जिन और मिशन की आपस में बनी नहीं रही होती है, इसीलिए फोटो ऐसी आती है। ताइफोंग तो सोच में पड़ जाता है, पता नहीं आज का दिन कैसे बीतेगा। के बाद वो पोर्ट का टूर करने के लिए निकल जाता है। यहाँ पर मार्जिन कस्टम ऑफिस में आ जाता है एक ऑफिशियल से मिलने, जिसका नाम अर्चित होता है, इसलिए वो मिशन से बोलता है, तुम यहीं पर रुको। के बाद वो अर्चित को एक सीक्रेट का बॉक्स देता है, जैसा कि उसके कजन ने उसे सजेस्ट किया था। अंदर वो थोड़ा सा कैश भी डाल देता है। मिशन ये सब देख लेती है और अपसेट हो जाती है। वो बोलती है, रिश्वत देना ना गलत है, और दोनों के बीच में बहस हो जाती है। मार्जिन बोलता है, बिना रिश्वत दिए ना यहाँ पर काम नहीं होता, इसीलिए मैंने कहा था कि तुम इस काम के लायक ही नहीं हो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वापस आने के बाद ताइपोंग उन्हें बोलता है, आज रात आप लोग ना मेरे साथ क्लब चल रहे हैं। मिशन और मार्जिन तो मना कर देते हैं, क्योंकि वो दोनों आज पूरा दिन एक दूसरे को झेलकर परेशान हो चुके थे।
ताइपोंग बोलता है ये ना आप दोनों की जॉब का पार्ट है, इसलिए आपको चलना पड़ेगा वरना आप दोनों वापस अपने घर जा सकते हो। जिसके बाद दोनों को उसकी बात माननी पड़ती है। बाद में गेस्ट हाउस वाली लेडी मिशन के पास आकर उसे एक सुंदर सी ड्रेस देती है पहनने के लिए। जब वो ड्रेस पहनकर बाहर आती है तो ताइपोंग तो उसे देखता रह जाता है। वैसे वो भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। ताइपोंग उसे एक ब्रेसलेट गिफ्ट करता है और उसे अपने हाथों से पहनाता है। जैसे ही वो उसे अपना प्यार का इजहार करने वाला होता है तभी मार्जिन टपक पड़ता है और वो दोनों चुप हो जाते हैं। इसके बाद मार्जिन की कजन का बेटा उन्हें एक फैंसी सी क्लब में ले जाता है जहाँ पर लाइव सिंगर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। मार्जिन का कजन उन्हें एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए बताता है और उस लड़की का नाम निशा है और वो निहाम ग्रुप के चेयरवुमेन की बेटी है। इसके बाद हुआन योल जो निशा को पर्सनली जानता था वो भी निशा को ताइपोंग के बारे में बताता है। बाद में निशा खुद ताइपोंग से बात करने आती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है और थोड़ी बहुत बात करने के बाद वो उसे स्टेज पर गाना गाने के लिए बोल देती है। इसके बाद ताइपोंग जैसे ही स्टेज पर आकर गाना गाने लग जाता है तो सभी लोग उसका गाना एंजॉय करने लग जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा रोमांटिक गाना गा रहा होता है। तभी उसकी नजर मिशन पर पड़ती है जहाँ वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद मिशन पूल के पास बैठकर अपने शू बाइट पर पानी लगा रही होती है। तभी ताइपोंग उसके पास आता है, तकलीफ में देखता है तो खुद उसके एंकल पर अपना रुमाल बांध देता है। इसके बाद ताइपोंग उसे उदास देखकर पूछने लग जाता है क्या हुआ है, क्या तुम मुझे कुछ बताओगी। मिशन बोलती मुझे लगता है मैंने ना पैसा बर्बाद कर दिया है यहाँ आकर। ताइपोंग बोलता है तुम्हें ना खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम कैपेबल हो। और इसके बाद वो अपना अधूरा गाना वहीं पर उसके लिए गाने लग जाता है। लेकिन जैसे ही सभी लोग गेस्ट हाउस में पहुँचते हैं तो उन्हें एक बड़ा शॉक मिलता है क्योंकि वहाँ पर थाई पुलिस आ जाती है जो ताइपोंग और उसकी टीम को अरेस्ट कर लेती है। वो लोग पूछने लग जाते हैं आखिर हमने किया क्या है, पर पुलिस उन्हें कुछ भी नहीं बताती। तीनों को गाड़ी में ले जाती है। पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस ऑफिसरों ने बताता है तुम सब रिश्वत देने के जुर्म में ना गिरफ्तार हुए हो। दूसरा ऑफिसर मार्जिन की सीसीटीवी फुटेज में से लाकर फोटो दिखाता है जिसमें वो कस्टम ऑफिस के ऑफिसर को बॉक्स दे रहा था, इसलिए पुलिस उसे खींचकर वहां ले जाती है। जबकि मिशन और ताइपोंग चिल्लाते रह जाते हैं अरे उन्होंने कुछ नहीं किया है, आप उन्हें ऐसे अंदर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद ताइपोंग और मिशन फौरन से साउथ कोरिया एम्बेसी को कॉल करते हैं और उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। एम्बेसी वाले बोलते टेंशन मतलब वो जल्दी छूट जाएगा अगर रिश्वत की रकम सिर्फ $50 होगी तो। नेक्स्ट डे ताइपोंग को झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि मार्जिन ने $50 की नहीं बल्कि $10,000 की रिश्वत दी थी। ऊपर से कस्टम वालों ने उनके हेलमेट्स भी जब्त कर लिए होते हैं। अगर वो 2 दिन के अंदर उन्हें ये मामला समझा नहीं पाए तो वो लोग उस हेलमेट को फेंक देंगे। इसके बाद ताइपोंग और मिशन जेल में मार्जिन से मिलने के लिए आते हैं। वहाँ पर बहुत ही ज्यादा अफरा तफरी मची हुई होती है क्योंकि दूसरे कैदियों के फैमिली मेंबर्स भी आए होते हैं। ताइफोन और मिशन मार्जिन को भरोसा दिलाते हैं कि वो दोनों कुछ भी कर मार्जिन को जेल से निकलवा लेंगे। इसके बाद मिलने का टाइम खत्म हो जाता है। मार्जिन जाने से पहले उन्हें अपनी फैमिली की फोटो दे देता है। बाद में जब मिशन उस फोटो को देखती है तो मार्जिन ने फोटो के पीछे मिशन के लिए कुछ बातें लिखी होती है। सेल में सबसे ज्यादा जरूरी भरोसा और मुस्कान होती है। ये देखकर मिशन स्माइल करने लग जाती है क्योंकि मार्जिन ने अब उसे अपनी टीम का हिस्सा मान लिया होता है। याद करता है मार्जिन ने उसे कहा था कि तुम मेरी चिंता मत करना, बस तुम हेलमेट बेचने पर ध्यान दो। मार्जिन को जेल में रहकर पछतावा हो रहा होता है आखिर उसने मिशन की बात क्यों नहीं मानी। इसके बाद ताइपोंग और मिशन निहागाम ग्रुप के चेयरमैन से मिलने आते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। मिशन एक नया डील ऑफर करती है, हम इन्वेंट्री संभाल लेंगे, अगर 6 महीने में हेलमेट्स नहीं बिके तो हम वापस ले लेंगे। लेकिन चेयरमैन उनकी डील को एक्सेप्ट नहीं करता और बोलता है अब भरोसा टूट चुका है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी निशा जो कि चेयरमैन की बेटी होती है वो उनके पास आती है और ताइफोंग को बोलते अगर कभी कुछ और कीमती बेचने का सोचो तो मुझे कॉल कर लेना। और वो उसे अपना बिजनेस कार्ड पकड़ाकर वहाँ से चली जाती है। मिशन देखती है कि वो ताइफोंग में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, इसलिए वो ताइफोंग को बोलती है जाओ उसके पीछे जाओ और उसे प्रीटी बोलो, क्या पता शायद वो डील हो जाए। मुझे लगता है उसके दिल में ना तुम्हारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। ये सुनकर ताइपोंग पूरा मान जाता है और लिफ्ट में जाकर बोलता है तुम्हें लगता है कि मैं किसी को भी
प्रीति बोल दूंगा। रात में मेसन अपनी फैमिली को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही होती है। टाइफून बोलता है तुम्हें एक बार अपनी फैमिली को कॉल कर लेना चाहिए। बिल्कुल चिंता मत करो। बोलती है मुझे कभी कभी ही घर की याद आती है, लेकिन यहाँ आकर ना मुझे एकदम आजाद महसूस हो रहा है। टाइफून बोलता है तुम ना बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, इसलिए खुद पर भरोसा रखो। अभी तक मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ ना, उसमें तुम सबसे ज्यादा कूल और सुंदर हो। ये सुनकर मेसन उसे देखने लग जाती है, क्योंकि टाइफून ने उसे कहा था कि वो ऐसे किसी को प्रीति नहीं कहेगा। इसके बाद टाइफून उसके करीब आता है और किस करने ही वाला होता है, लेकिन तभी मेसन उसे हड़बड़ी में धक्का दे देती है, जिसके बाद वो लुढ़क जाता है। मेसन बोलती है अभी हमारे पास ये सब करने के लिए टाइम नहीं है, हमें अपना फोकस ना मार्जिन पर रखना चाहिए, उन्हें कैसे जेल से बाहर निकालना है। के बाद वो दोनों बैठकर सोचने लग जाते हैं कि उस ऑफिसर ने मार्जिन पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया होगा, क्योंकि मार्जिन ने एक्चुअली में से $50 की ही रिश्वत दी थी। तभी मेसन को याद आता है कि उसने उस वक्त की फोटो खींची थी। इसके बाद वो कैमरे से फोटो निकलवाने के लिए एक फोटो स्टूडियो में पहुंचते हैं, लेकिन वो दुकान बंद होती है। लेकिन कल तक उन्हें कोर्ट में मार्जिन को बेगुनाह साबित करने के लिए सबूत दिखाने थे। टाइफून और मेसन चिल्लाकर उस शॉप के ओनर को बाहर बुलाने लग जाते हैं, पर वो नहीं आता, बल्कि पूरा मोहल्ला जाग जाता है और उन पर चिल्लाने लग जाता है। टाइफून और मेसन उनसे माफी मांगते हैं। टाइफून सोचता है एक ही रास्ता है, उस दुकान के दरवाजे को तोड़ना, ताकि पुलिस आए और उस शॉप के ओनर को भी बुलवाए। जैसे ही वो स्टूडियो का गेट तोड़ने जाता है, तभी वहाँ का ओनर गेट खोल देता है और बोलता है क्यों चिल्ला रहे हो, रात को सोने भी नहीं देते हो। टाइफून और मेसन बताते हैं उन्हें रील में से फोटो निकलवाना है और ये बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है। दुकानदार उन्हें देखकर बताता है कि 3 दिन लगेंगे, लेकिन उनके पास इतना टाइम तो था नहीं, इसलिए मेसन उसे उसके काम के 4 गुना पैसे ऑफर करती है और साथ ही वो टाइफून की घड़ी भी दे देती है, ताकि वो उनका काम तुरंत कर दे। के बाद वो लड़की बंदा काम करना शुरू कर देता है। वो दोनों सारी रात शॉप में ही रुकते हैं। नेक्स्ट डे फोटो तैयार हो जाते हैं और टाइफून उन फोटो को कोर्ट तक लाने की जिम्मेदारी मेसन को देकर वहां से चला जाता है और मार्जिन को छुड़वाने के लिए ऑफिस आकर सारे डॉक्यूमेंट्स और बेल के पैसे तैयार करता है। मेसन सारे फोटोज को चेक कर जैसे ही वहां से जाने लगती है, तो दुकानदार टाइफून की वॉच उसे वापस कर देता है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी मेहनत के पैसे ले चुका था। मेसन उसे थैंक यू बोलकर जल्दी से वहां से निकल जाती है और भागते हुए कोर्ट जाती है, क्योंकि उसे कोई टैक्सी नहीं मिलती। लेकिन रास्ते में कोई उसे टकरा जाता है और सारे फोटोज वाले नाले में गिर जाते हैं। तो वही कोर्ट में ट्रायल शुरू हो चुका होता है। टाइफून मेसन के आने का वेट कर रहा होता है। जब तक वो नहीं आती तो टाइफून खुद से ही कोशिश करता है और हेलमेट की रिसिप्ट दिखाते हुए बोलता है हमारे हेलमेट की कीमत भी $10,000 नहीं है, तो हम इतनी रिश्वत किसी को कहाँ से दे सकते हैं। लेकिन जज इस सबूत को पक्का सबूत नहीं मानती। तभी मेसन वहाँ पर पहुँच जाती है और सैड होकर टाइफून को बताती है फोटोज तो खराब हो गए हैं, बस फिल्म बची है। तभी टाइफून को आइडिया आता है और वो टॉर्च लेकर दीवार पर फिल्म को प्रोजेक्ट करता है, जिसमें इतना क्लियर तो नहीं था, लेकिन ये जरूर दिख रहा था कि मार्जिन ने $10,000 की रिश्वत नहीं दी है। फाइनली कैमरा रोल को सबूत के तौर पर पेश करता है। मार्जिन को निर्दोष साबित कर देते हैं, लेकिन बाद में मेसन टाइफून को उसकी घड़ी वापस दे देती है और दोनों मार्जिन के साथ मिलकर उसके रिहा होने की खुशी मनाते हैं। तभी उन्हें याद आता है कि उन्हें 1 घंटे में कस्टम ऑफिस भी पहुंचना है। तभी कजन आकर बताता है कि वो लोग कस्टम ऑफिस 1 घंटे में नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि उस रास्ते पर तो कंस्ट्रक्शन की वजह से रोड ही बंद है। एक्चुअली में अगर वो लोग टाइम पर कस्टम ऑफिस नहीं पहुंचेंगे तो सारे हेलमेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तभी मार्जिन की नजर एक स्कूटी पर जाते हुए बंदे पर जाती है और वो उसके पीछे भाग जाता है। अगले सीन में मार्जिन उसी स्कूटी को ले आया होता है। मेसन को हेलमेट देकर अपने पीछे बिठा लेता है, क्योंकि वो दोनों सेल्स टीम में जो थे। टाइफून को पीछे छोड़ वो दोनों जल्दी से बोट की तरफ भागते हैं। टाइफून सोचता है अब मैं क्या करूँ। तभी उसकी नजर रिक्शा पर पड़ती है और वो भी रिक्शा लेकर निकल पड़ता है। लेकिन बीच रास्ते में मार्जिन और मेसन की स्कूटी खराब हो जाती है। आसपास कोई हेल्प के लिए भी नहीं होता, तो मेसन जिद करने लग जाती है मैं भाग कर जाऊंगी और हेलमेट्स को बचा लूंगी। मार्जिन तो उसे देखकर देखता ही रह जाता है और वो भाग कर चली भी जाती है।